हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो है नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और हम अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरणों को जो है उनकी व्यापक हल निकालना सीख रहे थे। तो व्यापक हल निकालना सीख रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज तो देखो बीएससी पार्ट सेकंड ईयर है और पेपर भी सेकंड पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण है, इसका पार्ट भी सेकंड है और यूनिट भी सेकंड है। तो बहुत कुछ सेकंड है, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे बुक का नाम है। तो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अब इसमें क्या है कि हमें कुछ नए जो है सूत्र सीखने हैं और हमने सीएफ निकालना सीखा था। देखो मैं कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है कि व्यापक पद बराबर क्या होता है कि पूरक फलन प्लस विशिष्ट हल। तो इसको तो हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमें जैसे चर का हमें जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल निकालना होता है, उसे लिख देते हैं। जैसे y का निकालना होता है तो y तो व्यापक पद हुआ। व्यापक पद बराबर क्या होगा? पूरक फलन को हम जो है CF से व्यक्त करते हैं और विशिष्ट हल को हम PI से व्यक्त करते हैं। तो अब हम जो है इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसे यदि हम सॉल्यूशन में यदि इसे प्रकट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे कि CF डॉट प्लस P डॉट I। तो यदि किसी बच्चे के ये डाउट है कि इनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो इन्हें मैं बताऊं, पूरक फलन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI को पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों। तो अब आज हमारा जो है नया जो हमें पढ़ना है, जो पिछले हमने पढ़ा था उसमें क्या था, ओनली शेप निकालना था। आज कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा बदलाव होगा, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा कि देखो क्या बदलाव है, मैं बता दूंगा आपको। और हम जो है पहले कुछ नए सूत्र सीख लेते हैं और उनके बाद उन सूत्रों के माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और तो पहला हमारा है कि यदि हमारे पास कहीं भी 1/d QX इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ हो 1/d, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि समाकलन ऑफ QX। यह भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इसे हमने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है ना। और हमारा दूसरा जो है, ये तो हमारा फर्स्ट सूत्र है। अब सेकंड सूत्र की यदि मैं बात करूं तो सेकंड सूत्र किस फॉर्म में आता है कि 1/d माइनस एल्फा। देखो यदि आपको ये सूत्र नहीं याद होंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो अब इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि a की पावर x, देखो एल्फा। यदि यहाँ माइनस एल्फा है तो यहाँ प्लस एल्फा लिखा। हम चिन्ह सहित इसमें मान रखेंगे, तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है। QX e की पावर माइनस एल्फा x dx। ये सूत्र आपको यदि याद है तो आप इस जो पार्ट सेकंड है इसे पूरा सोल्व कर पाओगे। अब यदि मैं कुछ अन्य सूत्रों की बात करूं जो इसमें नहीं है, वो नेचुरल हमें याद होने चाहिए क्योंकि वो इसमें काम में आएंगे। आयोटा के सूत्र हैं e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यह क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जो ये सूत्र है ये याद होना चाहिए। और e की पावर माइनस आयोटा थीटा, देखो फर्स्ट और सेकंड, यदि ये इस प्रकार होता है तो हम इसे लिखते हैं कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। और अब इसको थोड़ा अलग फॉर्म में यदि लिखा जाए, थोड़ा अलग फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाए कि जैसे हम इसे जोड़ के रूप में लिखें। तो अब इन दोनों से मिलाकर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, यदि हम इन्हें जोड़ देंगे, यदि जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि
ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं तो हमारे पास टू कोस थीटा हो जाएगा। तो टू कोस थीटा को हमें जो टू है इसके डिवाइड में लिख देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू। और यदि हम इसे घटा देते हैं तो हमारा फर्स्ट एक थर्ड इक्वेशन ये बन गया। और यदि हम इसे घटा देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यदि इसे घटाएंगे तो क्या होगा कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू, यदि घटाएंगे तो कोस तो घट जाएगा और साइन जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट में से सेकंड घटाया है, ठीक है दोस्तों, ये माइनस का चिन्ह है। तो टू आयोटा साइन थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो गया, आयोटा साइन थीटा लिख लेते हैं या साइन थीटा भी लिखे तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू। ठीक है दोस्तों, अब ये दो इक्वेशन थी जो मुझे समझानी थी, मैंने आपको समझा दी। अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो टाइम की कमी रहने के कारण हम सभी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, मैं ओनली पैटर्न के क्वेश्चन बताता हूँ। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर बताऊंगा। और अभी ऑफलाइन कोचिंग है तो बंद है, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो अब इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे कि डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू ई की पावर 4x। अब देखो इस इक्वेशन को देख के आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इस इक्वेशन में और उस जो हमने कल पढ़ी थी, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी, उस इक्वेशन में क्या अंतर है। यहाँ ई की पावर 4x है जबकि वहाँ 0 हुआ करता था। तो यही इन इक्वेशन में जो है अंतर आएगा। और यह है इसमें हम CF के अलावा PI भी निकालेंगे। यदि यहाँ हमारे पास कोई जो चर है और वो y से डिफरेंट है, यदि वो इस तरफ वाले पोर्शन से यदि डिफरेंट है तो उसी में हमें PI भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम CF निकालेंगे। तो CF में हम क्या करेंगे कि एक्सिलरी इक्वेशन भी निकालेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए पहला पोर्शन जो है CF निकालने के लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन मानेंगे, सहायक समीकरण मानेंगे। तो चलो हम पहले इसका CF देखो हम किस प्रकार, लैंग्वेज भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस समीकरण का CF, ठीक है, CF निकालने के लिए सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने पर, ठीक है दोस्तों। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस प्रकार लिखेंगे कि m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें हम जो ये PI वाला पोर्शन है ये नहीं लेना है, PI निकालने में ही इस पोर्शन का जो है भागीदारी होती है, यहाँ कोई इसका मतलब नहीं है। CF पहले हम CF निकालेंगे। तो CF में हम यदि इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये हुआ 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन लिया तो m माइनस 3 प्लस माइनस 2 कॉमन लिया तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 2, 3। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा ये पोर्शन हुआ। अब हमें CF तो लगभग हमारे पास आ चुका है। तो CF हम देखो वहाँ हम y बराबर लिख दिया करते थे, लेकिन हम यहाँ y बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें PI और निकालना है। और टोटल आंसर जो है CF प्लस PI होता है, व्यापक हल जो है CF प्लस PI होता है। तो पहले CF निकालेंगे और फिर PI निकालेंगे। तो CF के लिए हम लिखा कि C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। देखो इसमें इससे पहले मैंने CF निकालने के जो है 3 जो सूत्र हुआ करते हैं वो मैंने पिछले जो क्लास में उसमें बताई है। और अब हम PI निकालेंगे, जो विशेष हल है वो निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डी वाली फॉर्म आई है वो लिखेंगे, वो बट्टा में लिखेंगे। देखो ये कुछ नहीं है आपके लिए, तो आप थोड़ा ध्यान देकर समझें। और ये क्या है कि 12th क्लास में नहीं हुआ करती है, तो उस
तरीके से भी या नया है तो आपको बिल्कुल देखना और ध्यान रखना है कि कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल आपको समझना है। अब ये हमारे पास पी आई का पोर्शन है। देखो मैं इस तरफ इसे बढ़ाता हुआ चलूंगा और आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। ई की पावर 4x जो हमारे पास है। अब 1/d का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। तो बिल्कुल हमें समाकलन ही करना है, लेकिन इसे पहले इजी फॉर्म में बनाएंगे। तो जहां हम ये देखो एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ हमें टुकड़े करने पड़ते हैं। तो उन टुकड़ों के माध्यम से हम इसे भी टुकड़ों में लिख लेंगे d-2 और d-3 दो जो हमने इसके पोर्शन किया, और दोनों पोर्शन मैंने आपको यहाँ लिख के बता दी है। अब ये इस प्रकार सोल्व नहीं होगा। अब ए वाई बी वाला वो आपको फॉर्मूला पता होगा, जिसे ए वाई बी से हम इसे अलग करके जो है इसे दो भागों में तोड़ेंगे। तो दो भागों में अब देखो मैं तो क्या है कि साधारण तरीके से भी कर लेता हूँ और आपको भी सिखा दूंगा। और ए वाई बी किसी बच्चे को सही नहीं लगे तो वह ए वाई बी वाले तरीके से भी निकाल सकता है। तो देखो मैं इस प्रकार करूंगा कि यदि हम इसे अलग अलग करें और वापस एक जगह करें तो हमारे पास जो है बिल्कुल ऐसा आ जाना नहीं चाहिए। तो यदि d-3 में से यदि d-2 घटाया जाए तो क्या होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/d-3 माइनस 1/d-2। अब इसमें देखो यदि आप बिल्कुल वापस करोगे तो वही भाग है हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ ये क्या होगा कि e की पावर 4x अपॉन d-3 और माइनस e की पावर 4x अपॉन d-2। तो अब इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। अब हमने वो सूत्र याद करना है जो हमने पीछे बताया, तो वो सूत्र मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको स्पेशल तौर पे। तो ये प्रकट करता है नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा, वो इसे ही समझा रहा है। तो वो क्या था हमारा सूत्र कि यदि हमारे पास e की पावर अल्फा एक्स, सॉरी एक मिनट, कुछ गलती हो गई। हमारे पास वो सूत्र इस प्रकार था कि d-अल्फा, मैंने ऊपर ले लिया, सॉरी, d-अल्फा क्यू एक्स था। तो हम इसे किस प्रकार प्रकट कर रहे थे कि e की पावर अल्फा एक्स समाकलन क्यू एक्स e की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास वो समीकरण था। और देखो यदि कहीं गलती हो जाती है तो बता देना, और वैसे में कहीं हो ही जाए तो बता देना, ठीक है ना। तो अब हम इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि e की पावर देखो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा तो e की पावर 3x समाकलन e की पावर 4x प्लस सॉरी डॉट e की पावर माइनस 3x dx माइनस e की पावर 2x समाकलन e की पावर 4x e की पावर माइनस 2x dx। अब देखो आपको समझ में आ चुका होगा कि e की पावर माइनस 2x लिया हमने, जो अंदर की तरफ जो सेम लेना है और माइनस चिन्ह सहित इसमें मान रखना। आपको ये इक्वेशन जो है, ये सूत्र जो है याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो e की पावर 3x और इसको देखें तो e की पावर x, क्योंकि माइनस की 3x और प्लस का 4x 1 हो गया, और dx माइनस e की पावर 2x e की पावर 2x dx। तो हमारे पास हुआ e की पावर x का e की पावर x हुआ तो 4 और e की पावर 2x डॉट e की पावर 2x डॉट 2। तो इसे यह क्या प्रकट करता है कि e की पावर 4x माइनस e की पावर 4x अपॉन 2। तो हाफ हमारे पास जो है पॉजिटिव मान बचा 4x अपॉन 2। देखो कुछ एक बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि वो इस इक्वेशन को है या इस क्वेश्चन को जो है यहीं तक सोल्व कर देते हैं, वो एक गलत बात है। यदि आप यहीं तक सोल्व करोगे तो एग्जामिनर नंबर पूरे नहीं देगा। तो हमें क्या लिखना है कि y इक्वल्स टू CF प्लस PI। अब हमारे पास CF क्या था, CF था C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस e की पावर 4x अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है। अब इससे जो ये हमारे आप पार्ट पढ़ रहे हैं, इस पार्ट से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो अब इसमें क्या मानेंगे कि CF जो हमारा फर्क फलन निकालने के लिए देखो लैंग्वेज लिखोगे तो एग्जामिनर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। CF निकालने के लिए क्या सहायक समीकरण लेने होगा, सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख देना लेने पर। तो हमारे पास हुआ m² + a² = 0। देखो सभी क्वेश्चनों का पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, वैसे उसमें जो है कांस्टेंट है वो बदलते रहेंगे आयोटा ए। यदि आप आयोटा किस चीज को बोलते हो, माइनस में √1 को आयोटा बोलते हैं, और इसमें देखेंगे तो माइनस का √a² हो जाएगा, तो माइनस जो √ है वो तो आयोटा बन जाएगा, और जो a² है √ में वो a में परिवर्तित हो जाएगा। अब यदि किसी क्वेश्चन में हमारे पास आयोटा आता है तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो निम्न प्रकार होगा। और CF निकालने का तो मैंने आपको कल ही बताया था कि यदि किसी इक्वेशन में CF आता है, CF निकालना है और आयोटा आ रहा है, m का मान आयोटा में आ रहा है, तो हम उसे क्या लिखते हैं कि कोस में C1 cos AX + C2 sin AX। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है वो। अब देखो यदि कोई बच्चा शिवम पढ़ता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कम समझ में आते हैं, इसलिए अभी हम PI आपको समझाते हैं। देखो ये PI समझ लोगी तो आपके इस जो प्रश्नावली के हैं या इस यूनिट के जो है आपके बहुत से क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अब PI निकालने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम 1/, लिख लेते हैं, और सेक x जो बराबर में दिया गया है उसे गुणा में लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे सोल्व करते हैं। तो पहले तो मैंने पहले बताया आपको m की फॉर्म में लिखते हैं, तो m की फॉर्म में नहीं लिखते, m में जो हमारे पास प्राप्त होता है उस प्रकार। तो अब इसे हम a² - b², सॉरी गलती हो गई। देखो इसे लिखने का तरीका है, जैसे d² - d माइनस आयोटा a d प्लस आयोटा a, इसे हम इस प्रकार बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मैं उसे यहाँ समझा के भी बता सकता हूँ। देखो मैं यदि आपको यहाँ समझाऊं तो d माइनस आयोटा a d प्लस आयोटा a, यदि इसको हम खोलते हैं a² - b² बनेगा ये तो, क्योंकि तो d² माइनस आयोटा का स्क्वायर और a², तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है कि माइनस का 1, बिल्कुल। तो हम इसे लिख सकते हैं, सोल्व करने का एक तरीका है। अब देखो इससे यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया वही जस्ट हम यहाँ करेंगे। सेक अक्ष को बाहर ले लेंगे उस तरफ और इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1/d माइनस आयोटा a माइनस 1/d प्लस आयोटा a। अब यदि इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बस हमें d कैंसिल करना है, a और आयोटा आ सकता है। तो हमारे पास आएगा कि यदि ये माइनस का तो 2 आएगा, 1/2 आयोटा a, ये बिल्कुल हमारे पास आएगा। आपको भी ये इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो अब इसे सोल्व करेंगे कैसे कि हमारे पास जो एक कॉमन आया 2 आयोटा है, इसे तो हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है, और सेक अक्ष को सेक ax को अंदर भेज देंगे। तो सेक ax d माइनस आयोटा a माइनस सेक ax d प्लस आयोटा a। यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा क्यों कर रहे हो इसे इजी फॉर्म में, देखो इसे आगे मैं समझाऊंगा और हम जब सूत्र पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि इसे इजी फॉर्म में क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि हम इसका d² का यदि मान रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा और अनंत इनफाइनाइट मान प्राप्त होगा।
तो अब इसे हम यदि सोल्व करते हैं तो क्या हुआ 1/2 आयोटा ए। तो अब इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। तो वो फॉर्मूला किस प्रकार लगाएंगे क्यू एक्स वाला, तो ई की पावर यदि माइनस में है तो प्लस में लिखना है आयोटा ए समाकलन सेक ए एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स। हाँ एक्स भी लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में एक्स भी हुआ करता है, और माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो हमें माइनस, तो यदि किसी फॉर्मूले में माइनस नहीं है फॉर्मूले में वही मान रखना है इससे लेकर, यदि इसे में माइनस नहीं होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर कोष्टक में ले लेंगे। जैसे डी प्लस आयोटा ए है हमारे पास, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं डी माइनस आयोटा ए। तो बिल्कुल ये वही फॉर्मूला हो जाता है, और आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं इनमें गलती हो जाती है। डी एक्स और फिर ये, अब इसे सोल्व करेंगे। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 सूत्र और बताए थे, उन सूत्रों की मदद से इसे सोल्व करेंगे। वो मैंने आपको इसलिए बताए थे क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं आते हैं। सेक ए एक्स, अब इसमें क्या हुआ माइनस आयोटा ए एक्स है, हमने जो पीछे किया है, तो आप देखो पीछे जाकर आप बिल्कुल देख सकते हो कि उसमें क्या हमने जो है क्या बताया था। तो उसमें हमने ये बताया था कि यदि माइनस का है तो वह होगा कि कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स डी एक्स। तो इसे हम और अगले को इस प्रकार लिखेंगे ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स, और इसे इस प्रकार लिखेंगे कि कोस एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, सॉरी ए एक्स आएगा, गलती कर दी है हमने, यहाँ ए एक्स लेंगे और डी एक्स और ये बराबर। तो अब इसे हम इस प्रकार सोल्व करेंगे कि 1/2 आयोटा ए को बाहर रखेंगे और ई की पावर आयोटा ए एक्स समाकलन सेक एक्स 1/cos एक्स हो गया। 1/cos एक्स को यदि करेंगे तो 1 माइनस आयोटा टेन ए एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स समाकलन सेक ए एक्स सॉरी सेक ए एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि अंदर गुणा कराएंगे, तो 1 प्लस आयोटा टेन ए एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब तो वो तो सेम सा ही हुआ है। तो अब मैं आपको बिल्कुल अब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ई की पावर आयोटा ए एक्स और इसका करेंगे तो हमारे पास हो गया, तो ये हुआ x माइनस, और ये माइनस होगा क्योंकि टेन ए एक्स है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा आयोटा अपॉन ए आ जाएगा। देखो मैं टेन ए एक्स का समाकलन आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं इतना आपको काबिल मानता हूँ, लोग कोस ए एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर आयोटा माइनस का ए एक्स माइनस आयोटा अपॉन ए और log कोस ए एक्स। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि हम कोस का जब अवकलन करते हैं वो टी मानते हैं और फिर अवकलन करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। तो इसे 1/2 आयोटा ए, और यदि इसे अंदर गुना कराएंगे तो x कॉमन लेंगे, फिर अंदर गुना के x कॉमन लेंगे तो ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस, इसे यदि हम देखते हैं तो यदि आयोटा अपॉन ए log कोस ए एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होता है ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स। ठीक है, अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे कि 1/2 आयोटा ए, और इसको हम क्या लिखेंगे साइन एक्स, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो साइन एक्स होगा, और आयोटा भी आएगा तो इसे हम लिखेंगे, और 2 भी आएगा तो इसे हम 2 आयोटा साइन एक्स, तो 2 आयोटा एक्स साइन ए एक्स। एक्स तो हमारे पास पहले है
और फिर यदि इसे हम लिखते हैं तो यह हमारे पास देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो कुछ एक गलती हुई है कि माइनस यहाँ भी है और तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कोस में चला जाएगा। तो यार 2 अपॉन ए कोस ए एक्स log कोस ए एक्स। देखो यहाँ गलतियां हो जाती है कैलकुलेशन में, तो यदि हो जाए तो बोल देना, बता देना। और फिर अब क्या होगा कि ये अंदर की तरफ गुणा कर देंगे, तो इससे अंदर की तरफ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/a साइन ए एक्स प्लस 2 से 2 से 1/a² कोस ए एक्स log कोस ए एक्स हो गया। और अतः समीकरण का व्यापक हल, यही हमारी लास्ट लाइन होगी, अतः समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ भी हमने निकाल लिया, पी आई भी हमने निकाल लिया। तो सी एफ तो हमारा था C1 कोस ए एक्स प्लस C2। C1 C2 कांस्टेंट है, तो इनका तो आप कोई इश्यू नहीं है कि यदि कोई और कुछ मान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई P1 मान रहा है तो भी वही कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को कुछ भी मानो, कोस ए एक्स। तो यह हमारा सॉल्यूशन हुआ। और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नया है अभी, तो उसने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि सही पढ़ाया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और अन्य बच्चे भी पढ़ सके। धन्यवाद।